मैं रवि कुमार आप सभी व्यूअर्स का आपके चैनल फिजिक्स जी पे स्वागत करता हूं। तो हमने आप लोग से कहा था कि क्लास 11 और 12 दोनों के लिए हम एक स्पेशल प्लेलिस्ट बनाया है चैप्टर 0, जिसके अंदर आपका फिजिक्स से जुड़ा हुआ बेसिक मैथ का कॉन्सेप्ट का हम चर्चा करते हैं। तो इसमें 3 लेक्चर आपका ऑलरेडी हो चुका है, आज चौथा लेक्चर है। और हमारी कोशिश है, क्योंकि मैथ का स्कोप तो काफ़ी विस्तार है, आप लोग अलग से मैथ पढ़िएगा ही, लेकिन अक्सर होता है कि जब हमको फिजिक्स में ज़रूरत रहता है, जैसे इंटीग्रेशन का, डिफरेंशिएशन का या और कुछ बेसिक कंसेप्ट का, और उस समय तक आप लोग वहाँ तक नहीं पहुँचे होते हैं, वह चैप्टर मैथ में नहीं पढ़े होते हैं, तो क्लासरूम में कोचिंग में तो हम कोशिश करते थे, सर लोग को इंस्ट्रक्शन रहता था मेरा कि आप पहले कैलकुलस शुरू कीजिए बच्चों को। लेकिन यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि अगर आप नहीं भी पढ़ पाए हैं कैलकुलस, आपने इंटीग्रेशन तक नहीं भी पहुँचे हैं, तब भी एक मिनिमम आइडिया, एक बेसिक आइडिया आपके पास हम इंटीग्रल का या डिफरेंशिएशन का या जो भी जैसे जैसे हमको आवश्यकता पड़ेगा, तो उसको एक मिनिमम फॉर्म में और जो कि आप लोग आसानी से समझ सके उस रूप में आप लोग के सामने रख दें। तो लास्ट क्लास में आप लोग अगर देखे होंगे आपका वीडियो, तो हम एक फार्मूला लिखे थे इंटीग्रल का, और इस तरह से लिखे थे कि यदि y बराबर x पर पावर n हो तो आपका y dx अगर निकालते हैं, फ्रॉम कुछ लिमिट ले लिए थे टू b, या इसी को आप क्या लिख दीजिएगा, तो y के जगह पे x पे पावर n dx फ्रॉम a टू b। ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा नोटेशन डायरेक्ट हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं, घबराइएगा नहीं, सबको समझ में आ जाएगा। तो इसको लोअर लिमिट कर रहे हैं, इसको अपर लिमिट कर रहे हैं, और यह इस तरह से टूट गया था x पे पावर n प्लस 1 और बटे n प्लस 1, इस तरह से फ्रॉम a टू b। और यह x के पावर n है, इसके साथ मान लो कुछ कांस्टेंट जुड़ा रहता है, a b 2 3 5, तो वह कांस्टेंट हमेशा इंटीग्रल से बाहर कर लीजिएगा। अभी इतना ध्यान में रखिएगा तो काम होगा। तो अगर पिछला लेक्चर आप लोग देखिएगा तो उसमें हम इस पे थोड़ा सा आप लोग को प्रैक्टिस वगैरह भी करवा दिए थे, थोड़ा सा फैमिलियर कर दिए थे, और हमने कहा था कि अगले क्लास में हम लोग इसका मीनिंग समझेंगे, ग्राफिकल मीनिंग समझेंगे, ताकि फिजिक्स में कैसे इसका इस्तेमाल हो रहा है यह हमको समझ में आ सके, बहुत की आसानी से समझ में आ सके। तो क्लास 11 12 दोनों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अच्छा से देखते जाइए। तो फंक्शन की चर्चा भी हम किए ही थे, जैसे कि अगर आप लिखते हैं y बराबर f(x), तो इसका मतलब कभी भी नहीं समझिएगा कि यह f और x गुना है। इसका मतलब आप समझिएगा, आटा चक्की का एग्जाम्पल दिए थे कि आटा चक्की में जाते हैं तो अगर उसका दोना है, दोना में गेहूं रखते हैं आटा निकलता है, चना रखते हैं बेसन निकलता है। ठीक उसी तरह से यह समझो कि आपका वही मशीन है, फंक्शन क्या है, एक मशीन है। अब इस दोना में x का वैल्यू आप कुछ रखिएगा तो y का वैल्यू आपको मिलेगा, तो उसी को सिंबल है, या f(x) सिंबल है, फिजिक्स सिंबल का खेल है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो फंक्शन या फलन जो कहते हैं वह कुछ निश्चित नियम पर आधारित है, जैसे यहीं आपको लिख देते हैं कि y बराबर है x²। तो f(x) का मतलब क्या हो गया, y बराबर f(x) है, या उसी को कोई फंक्शन लिख दिए y बराबर x², या y बराबर आप लोग लिख सकते हैं sin x, y बराबर cos x। तो यह सब क्या है, आपका फंक्शन है, सभी का अलग अलग ग्राफ है, सब पर हम लोग धीरे धीरे चर्चा भी करेंगे। लेकिन अभी अगर इसी को समझिए कि अगर y बराबर x² है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर x का वैल्यू 1 रखिएगा, y बराबर क्या हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, क्या हो गया 1। वही अगर x का वैल्यू 2 रखते हैं तो y बराबर x² से क्या होगा 2 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा
4 हो जाएगा। x बराबर आप -1 रखिए, तब क्या हो जाएगा y बराबर, तो एक्स स्क्वायर यानी -1 का होल स्क्वायर क्या हो गया हुआ। यानी कि x के अलग अलग रिजल्ट के लिए आपको फंक्शन f(x) यानी कि y का मान देख लीजिए अलग अलग आ रहा है। और इसको अगर इस तरह से, अगर इधर आपका x ले लिए, इधर y ले लिए, अब जैसे कर रहे हैं कि x बराबर 1 ले रहे हैं, ठीक है, तो y का मान भी आपको क्या आ रहा है 1, यानी इस पे क्या रख रहे हैं 1 2 3 4 इस तरह से रखते हैं। सबको नंबर लाइन के विषय में पता होगा 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक। इधर आपका -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया, इस तरह से -इन्फिनिटी तक। और y का भी नीचे अगर रखिएगा तो -1 -2 -3 -4 इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। तो अगर इस ग्राफ पर x अक्ष y अक्ष, इधर हम x एक्सिस ले लिए, इधर y एक्सिस ले लिए और इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मान लो y बराबर x² को ही करते हैं, तो अगर x का वैल्यू आपने 1 लिया तो y भी 1 आया। पॉइंट आपको एक मिल गया, x बराबर 1 के सामने चलिए और y बराबर 1 के सामने, यह बिंदु आपको मिल गया 1 1। उसी तरह से अगर x बराबर 2 रखते हैं तो y का मान आपका क्या मिल गया 4 मिल गया। इस तरह से मिल गया आपका x बराबर 2 पे 2 के सामने गए, y के 4 के सामने गए, तो दूसरा बिंदु मिल गया। x अगर 2 है तो y आपका क्या है 4 है। उसी तरह से x अगर -1 रखते हैं, ठीक है, तो y का मान फिर से अगेन क्या हो जाता है 1। तो -1 के सामने गए और y बराबर 1 के सामने गए, यह बिंदु आपको मिल गया। x -1 है तो y 1 है। और सभी बिंदु को आप लोग देखिएगा कि मैच कीजिएगा तो आपको कुछ इस तरह से ग्राफ मिल जाएगा। तो कभी भी अगर इस तरह से आप कहीं पे देखते हैं कि ये इस तरह से लाइन खींचा हुआ है, तो इसको केवल लाइन समझने का मतलब नहीं समझिए, आप समझिए कि अगर इस तरह से कोई फंक्शन दिया हुआ है तो वह वास्तव में क्या है ग्राफ दे रहा है, यानी कि यह किसी फंक्शन से जुड़ा हुआ हो सकता है, y बराबर x² से जुड़ा हो, या इस तरह से फंक्शन मिलता है, इसको कहते हैं साइनोसॉइडल फंक्शन। तो साइन x कॉस x इस सब का ग्राफ खींचिएगा तो इस तरह से आपको सांप की तरह से चलता हुआ मिलेगा। और इसका भी इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ जाता है, काफ़ी ज़्यादा महत्व है। तो हम लोग इकट्ठे आपको ज़्यादा हम कंफ्यूज करना नहीं चाहते हैं, लेकिन बेसिक चीज़ आप समझिए कि y बराबर अगर f(x) है, पहला चीज़ यह f गुना x नहीं है, यह कोई फंक्शन है, जैसे f(x) का वैल्यू x² है, तो x के अलग अलग वैल्यू के लिए y का अलग अलग मान मिलेगा। और वह ग्राफिकल रूप में इस तरह से कोई फंक्शन को रिप्रेजेंट, अगर इसी तरह से कोई आपको मिल रहा है ग्राफ खींचा हुआ, तो आप क्या समझिएगा कि यह एक फंक्शन है, कोई मैथमेटिकल फंक्शन होगा, हो सकता है साइन x होगा, कॉस x होगा, x² होगा। तो एग्जैक्ट हम आज ग्राफ का क्लास नहीं ले रहे हैं, ग्राफ का क्लास लेंगे तो ग्राफ में भी आपको काफ़ी अच्छा से उसमें समझाएंगे। अभी के लिए इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि फंक्शन क्या है, और y बराबर x² लिख रहे हैं, इसी को दूसरा तरीका से भी लिख सकते हैं। इस तरह से अगर कोई ग्राफ है तो यह भी इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा। कोऑर्डिनेट में आप लोग पढ़िएगा अभी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ, स्लोप, पैराबोला पढ़िएगा, इलिप्स पढ़िएगा, तो जब आइएगा वहाँ पे आप लोग पढ़िएगा ही। अभी हम लोग अपना कंसंट्रेशन रखते हैं कि जो इंटीग्रल की चर्चा किए थे, जो फार्मूला हम बेसिक लिखे थे, तो इस इंटीग्रल का मतलब क्या है, वाकई में क्या यह नाग सांप है जिससे डर लगते रहता है, हम लोग को भी कभी डर लगता था। तो एक्चुअल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंटीग्रल वास्तव में जोड़ का एक नया तरीका है। इंटीग्रल मतलब क्या हुआ, जोड़ना हुआ, जोड़ने का एक नया तरीका है। तो फार्मूला पे आपका प्रैक्टिस हम थोड़ा सा करवा ही दिए थे, अब इस पे थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि आखिर जोड़ने का क्या तरीका है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आपको अंदर से डर भी खत्म होगा। और फिजिक्स में इसका जब भी हम इंटीग्रेशन वगैरह लिखेंगे, इस तरह का सिंबल देंगे, तो आपको मज़ा आएगा, समझ में आएगा। तो इसको मिटाते हैं। यहाँ पे देखिए
कि बहुत बेसिक क्लास में कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट भी होगा तो सबको पता होगा कि अगर कोई आयत लेते हैं, इसका लंबाई मान लीजिए 5 ले लिए, चौड़ाई 4 ले लिए, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत जिसको रेक्टेंगल कहेंगे का क्षेत्रफल कितना हो गया? तो 5 है, 4 है, कितना हो गया? लंबाई गुने चौड़ाई, सबको पता होगा एकदम। तो यह क्या हो गया? 5 गुने 4 कितना हो गया? 20 हो गया। तो आयत का क्षेत्रफल सबको पता है और हमेशा आपके मन में आता होगा कि आयत का क्षेत्रफल है तो कोई खेत उत का, कोई एरिया का क्षेत्रफल नापने के ही काम आएगा। लेकिन मैथ हमेशा कहते हैं कि फिजिक्स का टूल है, फिजिक्स का औजार है। जैसे खेती बाड़ी करते हैं तो हंसुआ, खुरपी, ट्रैक्टर हुआ, क्या है? उसका टूल है। उसी तरह से फिजिक्स भी मैथ का यूज लेता है और बहुत सिंपल चीज़ों से, और बहुत देखिएगा कि बहुत एक्साइटिंग रिजल्ट आपको मिलेगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आप लोग कर सकते हैं। तो एक तो यहाँ सिंपल सब लोग जानता है कि यह आयत है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई कर दी। अगर ये 5 था, 4 था, क्या हो गया? 20 मीटर है तो वर्ग मीटर हो गया, या जो भी आपका यूनिट है ले लीजिएगा। अब इसी को अगर फिजिक्स के टर्म में हम समझते हैं, मान लो कि यह आपका एक्स एक्सिस है, ध्यान से देखिए, और ये आपका वाई एक्सिस। अब इसको हम, इसी आयत को हम इस तरह से डाल रहे हैं एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, और मानते हैं कि सब लोग पढ़े होंगे चाल, वेग, ये सब थोड़ा बहुत तो 9th-10th में भी पढ़े होंगे। मान लीजिए कि आप 4 मीटर प्रति सेकेंड के चाल से चल रहे हैं। एक समान चाल है आपका, क्या? 4 मीटर प्रति सेकेंड, मतलब कि 1 सेकेंड में आप 4 मीटर चल रहे हैं। और यह एक्स एक्सिस जो लिए हैं, इस पे हम समय को रख देते हैं, या इसी को हम एक्स के जगह पे हम समय ही रख देते हैं, या आपका समय का एक्सिस कह देते हैं। इस पे हमने समय को रख रहा है, टी को, और वाई एक्सिस पे हम लोग किसको रख दे रहे हैं? चाल भी को रख दे रहे हैं। यानी अब क्या हो गया कि यह जो आप 1 2 3 इस तरह से अगर आप लिख रहे हैं 1 2 3 4 5, इस तरह से बढ़ते हुए आप अनंत तक जा रहे हैं, तो यह एक्चुअल में आपका टाइम बता रहा है। एक सिंपल एग्जांपल हम लेना चाह रहे हैं, और यह जो है आपका 1 2 3 4, यह आपका वेग बता रहा है, वेलोसिटी बता रहा है। तो अब इसको ग्राफिकल वे में समझने का कोशिश कीजिए कि इसका मतलब क्या हो रहा है आपका। तो अगर समय t बराबर 1 सेकेंड पर लेते हैं, तो 1 पे इसके सामने जाइए, वेलोसिटी इसका क्या है? तो वेलोसिटी आपने मान लिया है कि कांस्टेंट चाल 4 मीटर प्रति सेकेंड से आप चल रहे हैं। तो t बराबर 0 पे भी आपका चाल 4 है, t बराबर 1 पे भी 4 है, 2 पे भी 4 है, 3 पे भी 4 है, 4 पे भी आपका क्या है? 4 ही है। यानी कि ग्राफ कैसा मिल रहा है आपका? तो कांस्टेंट का ग्राफ क्या होता है? इस तरह से स्ट्रेट लाइन आपको मिलता है। तो बहुत सिंपल कंसेप्ट आपको करना है कि 0 से 5 सेकेंड के बीच अगर आपका वेलोसिटी 4 मीटर प्रति सेकेंड था, यानी कि 1 सेकेंड में आप 4 मीटर चल रहे थे, 2 सेकेंड में कितना चलिएगा? 8 मीटर चलिएगा, 3 सेकेंड में 12 मीटर चलिएगा, 4 सेकेंड में 16 मीटर चलिएगा, 5 सेकेंड में कितना चल लीजिएगा? 20 मीटर चल लीजिएगा। तो यहाँ पे या 20 मीटर, वहाँ पे आप आयत का क्षेत्रफल निकाले थे तब 5×20 एरिया आया था। लेकिन वही यह जो आपका वक्र है, या यह जो आपका फंक्शन है, और यह फंक्शन क्या है?
तो आपके पास है y बराबर कांस्टेंट 4 मीटर प्रति सेकेंड, यानी समय कुछ भी बदल रहा है, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, लेकिन चाल आपका हमेशा क्या है, कांस्टेंट है, 4 मीटर प्रति सेकेंड से चल रहा है। तो 0 से 5 सेकेंड के बीच में, यानी समय अंतराल आप 0 से 5 के बीच में कितना दूरी तय किए, तो कितना दूरी आपने तय किया, तो 5 गुने 4 कितना चल लिए, 20 मीटर दूरी आपने तय कर लिया। तो यह 20 मीटर कौन दे रहा है, एरिया अंडर कर्व दे रहा है, यानी इस लाइन के अंदर का जो यह पूरा एरिया जो है आपका, यह एरिया आपको क्या दे रहा है यहाँ पे, तो फिजिक्स में यह पूरा एरिया आपको क्या दे रहा है, दूरी दे रहा है। यानी इस एरिया का आपने क्षेत्रफल अगर निकाल लिया तो क्या निकल गया आपका, तो डिस्टेंस निकल गया कि अगर 4 मीटर प्रति सेकेंड से चल रहे थे तो 5 सेकेंड में कितना चल लिया आपने, 20 मीटर का दूरी तय कर लिया। तो जानबूझ के हम बहुत सिंपल फंक्शन इस तरह से रखे थे, हो सकता है देखिएगा जब भी बुक में इंटीग्रल कराएगा इस तरह से कोई फंक्शन आपको दे दिया, यानी कि यह जो फंक्शन है, मान लीजिए t का ही फंक्शन है या कोई फंक्शन लिख दिए y बराबर x² है। अब इसके अंदर का आपको एरिया मान लीजिए t बराबर कुछ सेकेंड है, t1 से t2 के बीच आपको इस एरिया का, यह जो एरिया छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको ऐसे आयत ही देगा, कैसा भी आपको कर्व दे दिया, फंक्शन दे दिया और उसके अंदर का आपको एरिया निकालना है। और यह एरिया हो सकता है अभी दूरी दे रहा है और कोई दूसरा टर्म हम लोग पढ़ते रहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ेंगे या कुछ भी अलग चीज़ है, तो उस सिचुएशन के हिसाब से यह अलग अलग राशि हमको दे सकता है। तो ये पहला चीज़ आपको यह समझना है कि आयत का मतलब केवल आयत ही नहीं है, और कोई ऐसे लाइन खींचा हुआ है तो यह केवल लाइन ही नहीं है, यह कोई फंक्शन है। और इस फंक्शन का इस्तेमाल, इसमें हम मैथ का इस्तेमाल करके, इंटीग्रल का इस्तेमाल करके काफ़ी एक्साइटिंग रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, काफ़ी इनोवेटिव काम हम लोग कर सकते हैं। तो यह हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग थोड़ा सा इसको समझ लीजिए कि इंटीग्रल क्या कर सकता है। तो एक तरीका हमने सीधा, अगर यह कांस्टेंट था, इस तरह से स्ट्रेट लाइन था, तो सीधा बेसिक रूल से आयत का क्षेत्रफल निकाल लिए, लंबाई गुने चौड़ाई, जो कि एक्चुअल में क्या है, तो यह समय है 5 सेकेंड और यह वेलोसिटी है आपका 4 मीटर प्रति सेकेंड। या सेकेंड से सेकेंड कट गया, आपको दूरी दे दिया 20 मीटर। लेकिन इसी को कैलकुलस में क्या किया कि एक नया तरीका, सेम यही काम करने का, और चूँकि फिजिक्स के लिए यूज करना था तो एक नया इनोवेटिव तरीका निकाला। और वह क्या किया, देख लीजिए कि हम कहें कि यह जो आपका फंक्शन y बराबर 4 मीटर जो कि कांस्टेंट है, इस तरह से स्ट्रेट लाइन आपको मिल रहा है, तो यह काफ़ी यूजफुल काम कर सकता है, काफ़ी अलग अलग रिजल्ट हमको दे रहा है। तो एक तो अगर इसका क्षेत्रफल सीधा आप लंबाई गुने चौड़ाई कर दिए, बहुत अच्छा बात है। या क्या कर रहा है कि इसको पतला पतला स्ट्रिप में बांट दिया, एकदम छोटा छोटा पट्टी में बांट रहा है, ठीक है। और मान लीजिए कि किसी समय t पर एक छोटा सा समय अंतराल ले रहा है dt। ध्यान से देखिए, एक तो आप सीधा लंबाई गुने चौड़ाई कर दिए, या फिर उसी को क्या कर दिए, तो किसी समय t पर एक बहुत छोटा, dt का चर्चा किया क्या है, बहुत छोटा सा समय अंतराल है, तो t समय पर एक छोटा सा समय अंतराल ले लिए dt। अब इस पतला सा जो क्षेत्र है यह भी क्या है, तो आयत ही है। और इसका अगर क्षेत्रफल निकालना कहे तो कह दिए कि इसका एरिया है dA। और सबको पता है कि यह भले ही कितना भी पतला है, अगर इस तरह से आयत के आकार का है तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई। तो इसका लंबाई हमेशा क्या है, y है, और चौड़ाई इसका क्या ले लिए,
dt ले लिए, ध्यान से समझिए। और y के जगह पे आपको फंक्शन अगर 4 है या x स्क्वायर रहता तो यहाँ पे x स्क्वायर रख देते। अभी हम सिंपल लिए हैं कि y बराबर 4 मीटर प्रति सेकेंड है, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, 4 ही लेंगे। तो क्या हो गया 4 dt। अब ऐसा t का वैल्यू जैसे जैसे 0 से और मान लीजिए यहाँ पे 5 तक रखे थे, तो t का वैल्यू 0 से 5 तक वैरी कीजिएगा तो ऐसा बहुत सारा एरिया, आपका छोटा छोटा एरिया बहुत सारा आपको मिलते जाएगा, इस तरह से मिलते जाएगा। और यह सभी छोटा छोटा एरिया जिसका क्षेत्रफल क्या निकाल रहे हैं, dA निकाल रहे हैं, वह किसके बराबर हो रहा है, तो आपका लंबाई आपका हो रहा है क्या, y, और चौड़ाई कितना ले रहे हैं, तो बहुत छोटा सा समय अंतराल dt ले रहे हैं। ध्यान से देखिए, तो dA का वैल्यू क्या हो गया, y इंटू dt। y अगर आपका फंक्शन 4 है, कांस्टेंट है, तो 4 dt हो गया। अब इंटीग्रल यही काम करता है कि ऐसा सभी एरिया को क्या कर देता है, वह जोड़ देता है। यानी हम पहले ही कहे हैं कि इंटीग्रेशन क्या है, तो जोड़ने का एक नया तरीका है। ऐसा सभी एरिया को वह जोड़ दिया। तो इसी को अगर पूरा का एरिया हमको निकालना था तो a बराबर क्या हो जाएगा, तो सारा dA मिलके क्या दे देगा, पूरा एरिया a दे देगा। उसी का सिंबल हो गया, इस तरह से लिख दिए dA। a बराबर क्या हो गया, dA हो गया। और साथ में लिमिट, ज़रूरी नहीं है कि 0 से 5 हो सकता है आपको कि 1 से 5 तक जोड़ना हो या 2 से 5 तक जोड़ना हो। तो जहाँ से आपको जोड़ना हो लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिख देंगे। तो हमको अगर 0 से 5 तक जोड़ना था तो फ्रॉम 0 to 5, यह 0 लोअर लिमिट हो गया, 5 आपका अपर लिमिट हो गया। अब dA के जगह पे क्या निकाले हैं, 4 dt निकाले हैं, तो 0 to 5 4 dt। इंटीग्रेशन में गुना में जो भी कांस्टेंट होगा जब भी रहे निकाल दीजिएगा, याद रखिएगा। तो यह क्या हो गया 4 और 0 to 5 dt। ध्यान से देख लीजिए, तो जितना dt है या dA जुड़ के क्या हो जाता है, ये हो जाता है dt है, सभी dt जुड़ के क्या हो गया, t हो गया। तो यह आपका हो गया 4 और सारा dt जुड़ के क्या हो गया, t। कहाँ से कहाँ तक, 0 से 5 तक। एकदम बेसिक स्टेप, ध्यान से देखिए कि इतना ही काम हमको फिजिक्स में अभी पड़ेगा। बाकी बैठ में आप लोग जितना प्रैक्टिस हो करते रहिएगा, लेकिन इतना मिनिमम समझ लीजिए क्या कि फिजिक्स समझ में आया आपको। तो यहाँ पे 11 को भी पैदा होगा, एरिया अंडर कर्व वहाँ पे निकालेंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर का एरिया क्या देगा, तो या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के अंदर का एरिया क्या देगा। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट 11 के लिए भी है और 12 के लिए तो है। तो कुछ नहीं, हम कहे हैं कि आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई 20, तो आप ऐसे भी निकालते ही थे। या इंटीग्रेशन क्या है कि इसी एरिया को निकालने का एक नया तरीका है, जोड़ने का एक नया तरीका है। क्या कर रहा है, तो छोटा छोटा पट्टी में इस एरिया को छोटा छोटा भाग dA में बांट दिया। और एक dA जो कि कितना पे ले रहे हैं, तो t समय पे या x पे लीजिएगा। यहाँ पे चूंकि हम इसको t एक्सिस लिए हैं तो यहाँ t रखे हैं, तो यहाँ dt चौड़ाई ले रहे हैं। अगर x लेंगे तो इसका चौड़ाई क्या हो जाता है, dx हो जाता। सिंबल से बिल्कुल भी नहीं घबराइएगा। तो आपने क्या निकाल लिया, तो 4 और t सारा dt मिलके t हो गया 0 से 5 तक। यहाँ पे हमेशा ध्यान रखिएगा, मिस्टेक करते हैं कि अब t के जगह पे पहले अपर लिमिट रखेंगे। सबसे पहले क्या रखिएगा, अपर लिमिट 5 है तो 5 रख दिए, फिर बीच में माइनस दीजिएगा, लोअर लिमिट 0 है 0 रख दिए। तो आपको मिल गया 4 गुने 5, देख लीजिए 20 ही मिल गया। तो ऐसे भी 20 मिल रहा था और उसी काम को इंटीग्रल किया तब भी आपको क्या मिल गया, 20 ही मिल गया। तो मेरे ख्याल से कोई आप लोग को समस्या नहीं हो गया होगा। केवल इसको अंदर मन में बैठाना है कि इंटीग्रेशन भी क्या है, जोड़ने का ही स्पेशल तरीका है। तो एक साथ देखो बहुत सारा कंसेप्ट आ रहा है, फंक्शन का कंसेप्ट आ रहा है, ग्राफ का कंसेप्ट आ रहा है, इंटीग्रल आ रहा है, फार्मूला आ रहा है, और इकट्ठा सबको
अगर हम डिटेल में समझाएंगे आप कंफ्यूज हो जाएगा, आपका इंटरेस्ट ख़त्म होने लगेगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि इसको आयत से ही रिलेट करके देखो कि आयत का क्षेत्रफल 20 ऐसे निकाले, चाहे कान को नाक को सीधा पकड़े चाहे घुमा के पकड़े, ठीक है। तो वही काम यहाँ पे हो रहा है, लेकिन फिजिक्स में कोई भी चीज़ बेमतलब का नहीं है, इसका काफ़ी मीनिंग है। जोड़ने का ही नई तरीका है, जोड़ने का ही एक अलग तरीका है, लेकिन यह काफ़ी हमको यूजफुल हो रहा है। तो यहाँ तक आपने देखा। अब एक हम स्टैंडर्ड प्रॉब्लम, यह केवल जान के एक सिंपल वे में आपको रखे कि आयत सब लोग जानता है तो आयत से कनेक्ट हो जाएगा। अब एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको रखते हैं, वह भी देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो इसको पहले हम मिटा लेते हैं, नोट करने का कोई ज़रूरी नहीं है अभी। तो एस.सी. वर्मा के बुक में ही आपका एक बहुत सिंपल प्रॉब्लम दिया है। यह जैसे रख रहे हैं कि चित्र में y बराबर एक्स स्क्वायर वक्र दिखाया गया है, x बराबर 0 तथा x बराबर 6 के बीच छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकाले। ध्यान से सब लोग देख लीजिए, फार्मूला आपको पता ही है, y बराबर x पर पावर n dx अगर है, इसका इंटीग्रेशन a से b तक करते हैं तो क्या हो जाता है, x पे पावर n प्लस 1 बटे n प्लस 1 कहाँ से कहाँ तक, a से b तक। पिछला वीडियो में काफ़ी इस पे काम हम लोग कर ही चुके हैं। तो यह क्वेश्चन देख लीजिए, कह रहा है कि y बराबर एक्स स्क्वायर एक वक्र है। तो वह वक्र वास्तव में क्या है, तो आपको बताए थे कि x का अलग अलग वैल्यू रखिए, 0, 1, -1, y का अलग अलग वैल्यू मिलेगा और सभी बिंदु को ट्रेस करके मिलाइएगा। तो यह जो आपका देख रहे हैं यही आपका क्या है, वह वक्र है। यह एक्चुअल में यह जो लाइन देख रहे हैं यह आपका किस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, y बराबर एक्स स्क्वायर को। तो ग्राफिकल मेथड बहुत इम्पॉर्टेंट है, हमेशा ग्राफ को समझने का कोशिश कीजिए। और यह एक दिन में नहीं होता है, धीरे 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 आपका लर्निंग अंडरस्टैंडिंग बढ़ते जाता है, दिमाग का क्षमता आपको देखने का समझने का बढ़ते जाता है। तो यह वक्र आपका एक्चुअल में कौन फंक्शन है, y बराबर एक्स स्क्वायर। अब इस वक्र के अंदर यह छायांकित भाग है जो कहाँ से कहाँ, 0 से x बराबर 6 के बीच। इस वक्र के अंदर यह त्रिभुज नहीं है, देख लीजिए इस तरह से वक्र है आपका, और यह छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो हम पहले ही चर्चा किए, वह सिंपल चीज आपका लिए थे, आयत था तो लंबाई गुने चौड़ाई आप सीधा कर देते, लेकिन इसमें न त्रिभुज का फॉर्मूला लगेगा न चतुर्भुज का, आयत का। तो इसका मतलब थोड़े ही है कि इसका एरिया हम लोग नहीं निकाल सकते हैं, एरिया निकाल सकते हैं। और वहाँ पे कौन टेक्निक काम करेगा, तो इंटीग्रेशन का टेक्निक काम करेगा। हम लोग क्या करेंगे कि एक रैंडम दूरी, कोई यहाँ से x दूरी पे एक छोटा सा इसका स्ट्रिप काट लेंगे, किसके किसके बीच में, तो x, और यह दूरी जो है आपका, यह आपका ले लेंगे dx। यानी कि एक छोटा सा पतला सा स्ट्रिप आपने काट लिया, कहाँ पे, x पे। x क्या है आपका वेरिएबल है, क्यों x ले रहे हैं कि x का मान 0 और 6 के बीच में आप आसानी से वेरी करा सकते हैं। तो एक पतला सा स्ट्रिप ले लिए इस तरह से x दूरी पे, और इसका चौड़ाई क्या ले रहे हैं, dx ले रहे हैं। अब इसका ऊंचाई क्या होगा हमेशा, तो ऊंचाई क्या होगा, तो y होगा, जिसका वैल्यू आपको पता है क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो यह जो पतला सा स्ट्रिप काटे हैं इसका चौड़ाई dx है और ऊंचाई y है, जो कि क्वेश्चन ही कह रहा है कितना है, तो y बराबर एक्स स्क्वायर है। अब आपको लग रहा होगा कि यह तो आयताकार नहीं है, क्योंकि आयत होता तो क्या होता, तो इस तरह से होता, इतना रहता तब आप आयत मान लेते, लेकिन इसमें ऊपर छोटा सा यह त्रिभुजाकार क्षेत्र आपका एक्स्ट्रा बच रहा है। ध्यान से देखिए, तो उसी को यह इंटीग्रल क्या कहता है कि यह dx जो ले रहे हैं वह वाकई में क्या है, बहुत छोटा है, इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल है। तो इतना छोटा है कि यह दोनों लाइन जो अलग अलग दिख रहा है, वास्तव में यह लाइन भी बिल्कुल इसके एकदम समीप है। तो यह लाइन
जितना इसके समीप आएगा यह जो एक्स्ट्रा त्रिभुज आपको लग रहा है आयत के अलावे, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, एकदम छोटा छोटा होते चला जाएगा और उसको हम नगण्य मान सकते हैं। लेकिन कब, जबकि यह dx क्या है आपका बहुत छोटा है। तो उस केस में इसको क्या मान लिए, तो इसको आप आयत मान सकते हैं और इसका एरिया मान लेते हैं क्या, d। और डी चूँकि यह लगभग आयताकार है, यह एक्स्ट्रा त्रिभुज जो है dx जितना नज़दीक आते जाएगा छोटा रहेगा, दिखाने के लिए बड़ा बना है, तो यह लगभग क्या हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा। और इस dA का लंबाई, तो आयत का क्षेत्रफल पता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो लंबाई के जगह पे आपका y है, चौड़ाई के जगह पे आपने क्या लिया, dx लिया। और क्वेश्चन ही कह रहा है कि y बराबर क्या है, x स्क्वायर, तो यह क्या हो गया, x स्क्वायर dx। तो एक पतला सा स्ट्रिप आपने काट लिया, उसका क्षेत्रफल dA क्या हो गया, x स्क्वायर dx हो गया। अब x को जैसे जैसे वैरी कीजिएगा 0 से कहाँ तक, 6 तक, तो यह स्ट्रिप हर जगह आपका पोजीशन बदलते जाएगा। इसका भी क्षेत्रफल dA निकाल लीजिएगा, इसका भी निकाल लीजिएगा, यहाँ पे भी होगा। और ऐसा ऐसा सभी dA को क्या कर देगा, इंटीग्रल जोड़ देगा, तो टोटल एरिया A मिल जाएगा। तो टोटल एरिया A निकालने के लिए क्या किए, तो ऐसा सारा dA को हमने जोड़ दिया, वही काम करता है यह इंटीग्रल। और कहाँ से कहाँ तक वैरी करा रहे हैं, 0 से 6 तक, तो 0 से 6 तक लिख दिए। अब dA के जगह पे आपने क्या निकाला, dA के जगह पे x स्क्वायर dx, देख लो कितना आसानी से बनेगा। और x स्क्वायर का इस फार्मूला से अगर तोड़िएगा तो क्या हो जाएगा, तो x पे पावर 2 है तो n है, तो n+1, तो 2 था तो क्या हो गया, 2+1। और जितना n+1 से नीचे भी भाग, तो नीचे भी 2+1 से भाग दे दिए, कहाँ से कहाँ तक, 0 से 6 तक। तो आपका टोटल एरिया A, छायांकित भाग का क्षेत्रफल A क्या मिल गया, देख लीजिए, तो x³/3, 0 से 6 तक, बट्टा में 3 है, बाहर निकाल सकते हैं 1/3, अंदर आपका बचा x³ कहाँ से कहाँ तक, 0 से 6 तक, इसी को लिख दिए 1/3। अब सबसे पहले बोले हैं अपर लिमिट, तो x के जगह पे 6 का होल क्यूब और माइनस, अब लोअर लिमिट, माइनस तो हमेशा बीच में रहेगा, लोअर लिमिट x के जगह पे 0, तो 0 का होल क्यूब। क्या हो गया, देख लीजिए एरिया आपका, तो a बराबर 1/3 गुने 6 36, और छक्का कितना हो जाएगा, 216। और या तो 0 ही है, 3 से आपका कट रहा है, 3 7 21, 3 दूनी 6, यानी छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आ गया, 72 स्क्वायर यूनिट में यहाँ पे कर लीजिए, या हो सकता है या वेलोसिटी हो या टाइम हो, तो उस हिसाब से इसका यूनिट आएगा। तो बेसिक हमको लग रहा है आज हम क्लियर आपको कर दिए होंगे कि अब कभी भी आप इंटीग्रेशन को देख के डरिएगा नहीं, या डेफिनिट इंटीग्रल का कंसेप्ट दिए हैं, और इसको अच्छा से समझ लीजिए, देखिएगा फिजिक्स में जब भी यूज करेंगे आपको मज़ा आएगा। छोटा छोटा स्टेप में आप लोग पढ़ते जाइए, चैनल से जुड़ते जाइए, हम आपका सारा काम आसान कर देंगे। और कोई दिखावा बनावट पे नहीं जाइए, हम एडिटिंग वगैरह पे भी ज़्यादा जोर नहीं दे रहे हैं, जैसे हैं आपको समझने से मतलब है, हमको पढ़ाने से मतलब है, आपका बेनिफिट होना चाहिए। तो काम दिखे, सिंपल कहावत है ना कि आम खाने से मतलब रखिए, पेड़ गिनने में क्या रखा है। हम कितना भी हाई फाई इसको कौन बोर्ड से पढ़ा रहे हैं, लाल हरा पीला इंक कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उससे क्या फ़र्क है, हम पढ़ा रहे हैं, आपको समझ में आना चाहिए। कमेंट कीजिए, हम सेटिस्फाई हैं इतना सही। थैंक यू।